तो हेलो, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स, जो कि है अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने नए और आखिरी यूनिट जो कि 4 है, जो कि सब्जेक्ट है हमारा एग्रीकल्चर हेरिटेज। उस पर बात करने वाले हैं आज। ये लास्ट वीडियो है फ्रेंड्स इस यूनिट का। और इससे एक प्रीवियस मैंने जो वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, उससे मैं जो 2 टॉपिक मैंने कवर नहीं की थी, मैंने बोला था उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा। डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं बनाऊंगा उसके लिए। ये फ्रेंड्स अब ख़त्म होने वाला है, वो एक लास्ट वीडियो बचेगा साइड में। बाकी फ्रेंड्स, ये अब सब्जेक्ट जो है कंप्लीट होने वाला है, पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी इसकी। चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट यूनिट कंप्लीट करके इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में कुछ लिखा कीजिए, और अच्छा बुरा जो भी आपको लगे। और एक लाइक ज़रूर बनता है अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से सुना और देखा तो। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नए टॉपिक पे जो है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फ्रेंड, इसमें हम जानेंगे, मैं ओवरऑल व्यू दे देता हूँ फ्रेंड। इसमें हम जानेंगे कि कैसे आजकल के एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, हमारे हमारे जो भी वर्कर्स हैं जो काम करते हैं खेतों में, फार्मर्स जो हैं, लोकल फार्मर्स, वो कैसे कल्टीवेट करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं क्रॉप, उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कितने टेक्नोलॉजीज आए हैं या कितने अभी डेवलपमेंट होने बाकी है, वगैरह वगैरह जो भी है। उसकी भागीदारी कितनी है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, अपने फार्मर की, अपने एग्रीकल्चर की, ये सब थोड़ा जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट फ्रेंड्स ये बताता है ना कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है ना, वो कम से कम 15% जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भागीदारी है। मतलब उसका वो इम्पोर्टेंस है, उतना अहमियत है। 100 में से 15% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसका महत्व है और इम्पोर्टेंस उतनी परसेंट है पूरे ऑल ओवर द इंडियन इकोनॉमिक में। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स, वो बता रहा है कि हमारा जो इंडियन पॉपुलेशन जो है वो टोटली डिपेंड करती है हमारे सॉरी मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर है वो सब पे डिपेंड करता है। सैलरी, इनकम जनरेशन, फिर फूड जनरेशन फॉर लिविंग पर्पस, और फिर और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं फ्रेंड, जिसमें हम देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा दो चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स। पहला है एम्प्लॉयमेंट इसमें हो सकता है, होता भी है आजकल। फार्मर्स में लेबर लगते हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए या फिर अदर प्रोसेसेस के लिए। और फिर आपका खाने के लिए जो फूड जनरेशन होता है, वो भी तो एक अच्छा मार्केटिंग वैल्यू है उसका। अब मार्केट में जाइएगा तो वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, रोज़ हो गए, या सॉरी फ्लावर्स होंगे, ये सब की इंपॉर्टेंस है हमारे लाइवलीहुड में। थर्ड टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड्स। थर्ड टॉपिक ये बता रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विल हेल्प इन अपलिफ्टिंग ऑफ द फार्मर। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर जो है ना, जो खेती है, जो खेती का सेक्टर है पूरा, जो उसका जगह, सो वो फ्रेंड्स हेल्प करता है फार्मर को ऊपर उठने में। ठीक है, ऊपर उठने में किस में उनको मुनाफा होता है, किस चीज़ में? अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर वो मार्केट में जाके बेच रहे हैं प्रोडक्ट को, अपने क्रॉप को, तो उनको दोनों फ़ायदा हो रहा है। एक तो दुआएं मिल रही है, इतने सारे हिंदुस्तानियों का वो पेट भर रहे हैं, ऊपर से उनको कमाई भी हो रही है, खुद का भी फ़ायदा हो रहा है। तो द लार्जेस्ट सेलेक्शन ऑफ द रूरल पुअर who are directly engaged in agriculture or indirectly linked with agriculture as consumers। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो रूरल पीपल्स हैं ना, जो शहरों में रहते हैं, वो भी अब इसके हिस्सेदारी बनने लगे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, फार्मर जो भी उगाता है वो डायरेक्टली जो भी बिचौलिया या फिर मार्केट है वहाँ नहीं ले जा सकता, उसको कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो जितने भी रूरल पीपल्स हैं ना फ्रेंड्स, वो इसमें पार्ट लेने लगे हैं, वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं फार्मर्स को, ताकि उनको आसानी हो, इनकन्वीनियंस ना हो मार्केट तक ले जाने में। और इतना करना भी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि वो पूरे भारत देश का पेट भरते हैं, तो इतना तो मदद बनता है। हाँ, हाँ, ये बात सच है कि कोई भी फ्री में नहीं होता है, वो उसके लिए आपको पे करेंगे, इट्स गुड, पे करेंगे, लेकिन हेल्प कीजिए, कम से कम कुछ तो हेल्प कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। डायरेक्टली फ्रेंड्स हो गया, मतलब कि फार्मर से वो लेते हैं, ठीक है, और मार्केट में जाकर बेचते हैं, ये तो डायरेक्टली हो गया। इनडायरेक्टली फ्रेंड्स देखिए, अगर आप
फार्मर से काम करवा रहे हैं अपने अंडर, मान लीजिए आपका 1 2 3 4 बीघा ज़मीन है और आप कुछ फार्मर्स को दे दिए हैं काम करने के लिए, और महीना में जो आपका उपजाऊ होता है उसका 30% या 30% या 40% आप अपने लेबर या फिर अपने किसान को देते हैं जो उस मजदूरी करता है उस खेत की। तो ऐसा ही है। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ पे आते हैं। चौथा पॉइंट ये कहना चाह रहा है फ्रेंड्स कि empowerment of the small and marginal farmers through education and development will ensure a better and strength Indian agriculture। देखिए फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट में ये साफ साफ बताया गया है ना। अभी देखिए किसानों के पास जो भी नॉलेज है उनको ये नहीं पता है कि इरिगेशन डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और भी वेरियस तरह के इरिगेशन होते हैं, सरफेस इरिगेशन। तो उनको इनके बारे में नॉलेज नहीं है। फिर जितने भी नए टेक्नोलॉजीज आए हैं रिगार्डिंग हार्वेस्टिंग, नए नए मशीनरीज आए हैं, फिर आप ऑनलाइन क्रॉप खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, उनको ये सब में बारे में नहीं पता है फ्रेंड्स। खास करके मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास बहुत कम हद तक लैंड होता है, मतलब जितने में वो खुद का ही पेट भर सके उतना ही लैंड, तो उनके पास ये सब नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है फ्रेंड्स। अगर ये सब नॉलेज उनको बांटेंगे, अगर वो ये सब के बारे में जानेंगे, तो इससे हमारा इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा एम्पावर होगा, स्ट्रेंथ मिलेगा उसको। साथ ही साथ फार्मर के साथ इंडियन मार्केट भी है वो भी डेवलप करेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हमारे फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इम्पार्टिंग एजुकेशन टू स्मॉल फार्मर्स विल हेल्प इन डेवलप ऑफ द सेक्टर एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पुअर फार्मर। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे, जैसे ऊपर पॉइंट में मैंने बताया, अगर हम नॉलेज को बांटेंगे फार्मर के साथ, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आप मैं जो भी जानते हैं खेती के बारे में, अगर उनको बताएंगे, तो खासकर मार्जिनल फार्मर्स के पास, जिनके पास बहुत कम ही लैंड होता है, जिस लैंड से वो सिर्फ पेट ही भर पाते हैं, अपना मार्केट तक नहीं ले जा पाते हैं, उन लोगों को अगर आप ये ज्ञान दीजिएगा तो उनको लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो इस नॉलेज का फ़ायदा उठाएंगे, साथ ही साथ उनको मुनाफा भी होगा। तो फिफ्थ पॉइंट में वही कहा है फ्रेंड्स कि जितना ज़्यादा आप अवेयरनेस फैलाइएगा रिगार्डिंग एग्रीकल्चर नॉलेज, जितना आप अवेयरनेस फैलाइएगा खासकर स्मॉल फार्मर्स को, वो हेल्प करेगा किसमें, डेवलपमेंट में। इस सेक्टर में जो डेवलपमेंट होता है उसमें वो हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा फार्मर्स के लिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इकोनॉमिक स्टेटस तो बढ़ेगा ही। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपने कोई आज जॉब पकड़ा, ठीक है, 10,000 का सैलरी आपका मंथली उतना आता है। अब मान लीजिए उस सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में आप पकड़ा हो, आप बिजनेसमैन आप प्रोड्यूसिंग कोई कंपनी में आपने जॉब पकड़ा है, प्रोड्यूसिंग कंपनी में कोई प्रोडक्ट, कॉलगेट पेस्ट या फिर कुछ भी प्रोड्यूस करता है, उसमें आपने 10,000 पर मंथ के हिसाब से आपको जॉब मिली है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स उसमें आपने नॉलेज पाया दूसरों से, खुद से नहीं, दूसरों से पाया कि इस सेक्टर में और क्या क्या हो सकते हैं, आपको क्या क्या इन्वेंशंस कर सकते हैं या क्या क्या नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसी नौकरी में रह के आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पोस्ट इंक्रीज़ होगा, साथ ही साथ आपका सैलरी इंक्रीज़ होगा। तो अवेयरनेस फैलानी चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप अवेयरनेस फैलाइएगा तभी ना हमारे किसानों को पता चलेगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ऑनलाइन अच्छा है या ख़राब है, कैसे वो प्रोसेस कर सकते हैं अपने घर बैठे ही। वो उनको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे ही अपना क्रॉप बेच सकते हैं या फिर बार्गेन कर सकते हैं क्रॉप का, या ख़रीद सकते हैं। तो बैठे बैठे उनको घर में सब चीज़ मिलेगा। तो अभी तो फ्रेंड्स आप जान रहे हैं कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस समय तो बहुत ज़्यादा मुनाफेमंद है ये तरीका, और इंडियन इकोनॉमी तो इसका बढ़ोतरी होगा। मैं फ्रेंड्स वो जो मैंने एग्जांपल दिया था ना 10,000 वाला, तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका पोस्ट बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपका सैलरी बढ़ रहा है, तो आपका इनकम जनरेशन तो बढ़ रहा है ना। अब मान लीजिए आप भारत हो, ठीक है, आप खुद समझ लो भारत है। अगर मान लीजिए आपका सैलरी बढ़ रहा है, इसका मतलब इंडिया का जो इकोनॉमी है वो भी तो ग्रो हो रहा है। 10%, 20%, 30, 40, 50, 100 धीरे धीरे इंप्रूव होगा। तो वैसे ही फ्रेंड्स अगर आप स्मॉल फार्मर्स को बताएंगे, ये सब नॉलेज शेयर करेंगे, तो उनको फ़ायदा होगा। चलिए आखिरी पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स इस टॉपिक के। फ्रेंड्स सातवां पॉइंट ये कहता है ना, छठा पॉइंट ये कहता है ना, आउट ऑफ टोटल 329 मिलियन हेक्टेयर द नेट क्रॉप एरिया इज 142.5 मिलियन हेक्टेयर। इसका मतलब समझे फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हमारे इंडिया में टोटल लैंड जो है 329 मिलियन हेक्टेयर है, इतना कट्ठा है, मान लीजिए जो आप इतना ज़्यादा है, और उसमें क्रॉपिंग जो होता है, मतलब जहाँ पे फार्मर्स ग्रो करते हैं क्रॉप, उसका एरिया 142.5 मिलियन हेक्टेयर ही है।
इसका मतलब बाकी सारे लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया गया है या फिर अभी अनयूज्ड है, यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो फ्रेंड इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? हम जैसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स उठाएंगे। आप ऐसे लैंड ढूंढिए अगर आपको पता हो कि वो लैंड अनयूज है या फिर जो यूज़ है उसका कोई दिक्कत नहीं, वहाँ घर बनाया गया है, कुछ और है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो लैंड अनयूज है, बंजर है, कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो अगर आप उसे बाई कर सकते हैं, बाई कीजिए और उसमें कल्टीवेशन करना स्टार्ट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज अगर आप कुछ स्टार्ट कीजिएगा तो कल आपको ही फ़ायदा होगा। नो डाउट टाइम लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो आप चट्टान को भी ला सकते हैं। और ये बात सच है, आप एक बार ठान के देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर कंसर्न एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। फ्रेंड्स मैं बताने वाला हूँ इसमें ना कि फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आज की प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो फ्यूचर के एक्सपेक्ट्स वही हो सकते हैं, सॉरी प्रोस्पेक्टिक्स वही हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए जाते हैं फार्मर्स द्वारा या फिर अपने इंडियन साइंटिस्ट द्वारा। जो पहला है फ्रेंड्स वो है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो लैंड को पकड़ के रखते हैं, कब्जा करने के रखते हैं। दादा, उसके परदादा, उसके बेटे, उसके पोते, लोग जो होते हैं वो लड़ते रहते हैं एक ज़मीन के विवाद के लिए, और वो ज़मीन बंजर रहता है सालों साल, कुछ काम नहीं होता है। इसके बदले अगर वो लोग कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दें तो फ़ायदा होगा उनका। फ़ायदा कैसे होगा? सही बात, फ़ायदा कैसे होगा फ्रेंड्स मैं बताता हूँ। अगर वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट करें तो वो सालों साल जो लड़ रहे हैं उससे उनका जो नुकसान हो रहा है, तो फार्मिंग करके वो अपना नुकसान का भरपाई कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं, अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है जो उनका परदादा दादा से जो चल रहा होगा 10 साल 20 साल, उसी 10-20 साल में बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते थे फार्मिंग करके से। तो सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा सीड जो है फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो इसलिए फ्रेंड्स कि देखिए आजकल के ज़माने में हमारे जितने फार्मर्स हैं उनको राइट अमाउंट ऑफ सीड नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि स्टोरेज ठीक नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे फार्मर्स तो वही ना उगाएंगे जो उनको मिलेगा। देखिए हमारे फार्मर जो हैं वो मार्केट में जाते हैं, सीड खरीदते हैं, उसके बाद वो घर पे आके अपने ज़मीन पे लगाते हैं, रोपते हैं और फिर उगाते हैं, यही करते हैं वो फ्रेंड्स। लेकिन ऐसा होता नहीं। सीड का रिक्वायरमेंट इतना मार्केट में अवेलेबिलिटी सीड की इतनी कम हो गई है जो आज प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लोगों को। तो इस पर काम चल रहा है फ्रेंड्स, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से, एक्सपेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो फ्यूचर एनालिसिस से, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सेकंड जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, मैन्यू फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड। ये प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। कैसे? आप तो ये बात जानते होंगे फ्रेंड्स कि मार्केट में कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड प्रेजेंट है। बनते जा रहा है, मैनमेड है वो तो बनते ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खेती है, वो तो साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनाते जा रहे हैं या कोई भी कंपनी। तो फ्रेंड्स होता क्या है ना, अगर मान लीजिए आज के जो लैंड है, आप देखिए जब से फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का यूज़ स्टार्ट हुआ है, जब से, अभी से तो नहीं हुआ होगा, कम से कम आज से मान लीजिए 5-6 या 10 साल पहले हुआ होगा मिनिमम। चलिए मान लेते हैं मैक्सिमम 10 साल हुआ होगा। अब 10 साल से आप उसी लैंड पे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र छिड़कते आ रहे हैं, तो उस ज़मीन का हालत क्या होगा? इट्स जस्ट लाइक फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपने 10 दिन से अगर आप नहाए नहीं है 10 दिन से, तो आपके शरीर को क्या इफेक्ट होगा? बहुत ज़्यादा आपको इचनेस होने लगेगी, आपका जो शरीर में जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो इस जस्ट लाइक जैसे आपका शरीर है वैसे ही सॉइल है। अब उस पर आप हज़ारों किस्म के पेस्टिसाइड कर रहे हो भी 10 साल से। 10 साल एक बहुत बड़ा लॉन्ग टाइम होता है फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो नुकसान है, 10 साल से आप करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स फ्यूचर में कुछ ऐसे टेक्निक्स अपनाए जाएं, अभी से ही फ्रेंड्स स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा देखा जाएगा 2030 या 35 या 40 के बीच में, उस समय देखा जाएगा ना फ्रेंड्स, अगर अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाया जाएगा, मैन्योर्स का यूज़ किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज़ किया जाता है, नए नए टेक्निक्स अपनाए जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस जो कि सॉइल को हार्म ना करे, बेनिफिट दे, तो उसके हिसाब से आप फ्यूचर के लिए अपने फ्यूचर जनरेशन, आने वाले जो आपके किसान हैं, आपके बेटे, आपके आपके पोते जो भी हैं आने वाले,
उनको आप एक अच्छा लैंड के फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए, आपके पिछले जनरेशन से जो भी मिलता है आपको, जैसा भी लैंड मिला उसी पे आप खेती कर रहे हैं, अच्छा हो बुरा उसी पे खेती कर रहे हैं। आप एक चेंज ला सकते हैं फ्रेंड्स, बस एक चेंज। अगर कोई फार्मर ऐसा कर रहा है तो आप एक आइडिया अप्लाई कर सकते हैं। वो ये कि अगर आपने अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग सेलेक्ट कर लिया अभी से ही, तो आपके आने वाले जनरेशन को दिक्कत नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आपको ही फ़ायदा दिखने लगेगा धीरे धीरे, टाइम टू टाइम। तो ये एक प्रॉब्लम है फ्रेंड, जिसको फ्यूचर के लिए सही करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ है फ्रेंड इरीगेशन। आपको ये मजाक लगेगा फ्रेंड्स कि इरीगेशन कैसे कोई एक प्रॉब्लम हो सकता है। मैं बताता हूँ आपको। ये सुनने में आया होगा कि हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होने वाला है वो पानी की वजह से ही होगा। बहुत लोग कह रहे हैं, क्यों होगा? आपको अभी से ही उसका क्या कह सकते हैं अंदाज़ा लगने लगा होगा। फ्रेंड्स, इंडिया में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना है अभी किसी को नहीं पता, राइट अमाउंट में किसी को नहीं पता। कुछ आसपास अप्रोक्सीमेटली लोग लगा देते हैं। अगर मान लेते हैं हमारा लैंड 100% है, तो उसमें पानी मिनिमम अभी 60 से 65 बचा हुआ है। आप सोचिएगा 60 से 65 तो बहुत ज़्यादा है, नहीं बहुत कम है फ्रेंड्स, बहुत कम है। आप नहीं समझ रहे हैं, पहले 100 था, अभी 60 से 65 हो गया है। तो ये घटते ही जा रहा, बढ़ नहीं रहा, घटते जा रहा। इतने सारे सालों से रेनफॉल हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो घटता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। इरिगेशन ऐसे इफेक्ट होता है। अब समय से अब मान लीजिए आपने खेत में पानी जला के छोड़ दिया, अब आपको कोई होश ही नहीं है कि उसमें कितना पानी आया, उस क्रॉप के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, नहीं है। अगर आपने उससे ज़्यादा दिया तो क्रॉप को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, सॉइल थोड़ा नमी मॉइस्चर वाला हो जाएगा, तो अगर सनलाइट ठीक रहा तो इवोपरेट हो जाएगा। लेकिन उसकी वजह से जो आपको लॉस वाटर का होगा वो आप कोई भरपाई नहीं कर सकता। तो वो एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से नए नए टेक्निक्स अपनाए जाते हैं, ड्रिप, स्प्रिंकल, और भी नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं इसके रिगार्डिंग, ताकि हम कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉपिंग कर सकें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फिफ्थ जो टॉपिक है वो, फिफ्थ जो पॉइंट है वो है हमारा लैक ऑफ मशीनरी। फ्रेंड्स देखिए, आप भी ये जान रहे हैं कि मशीनरी का रिक्वायरमेंट फार्मर्स को कितना ज़्यादा है। हर एक कोने, हर एक गली में मशीनरी, जो एग्रीकल्चर मशीनरी है वो अवेलेबल नहीं है फार्मर्स को। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर गांव में चले जाएं जहाँ पे बिजली भी ना आए हो, बिजली चलिए दूर की बात है, बिजली हो लेकिन वहाँ के किसान आज भी हल जोत के चला रहे हैं, तो क्या उनके लिए अच्छा नहीं होगा कि वो ट्रैक्टर से चलाएं? हाँ, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स विलेजेस हैं। अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा जहाँ पे अभी तक ट्रैक्टर तक उनको नहीं मिला है। वो अभी भी हल से, मतलब क्या कहते हैं उसको, डोमेस्टिक एनिमल से वो हल जोतते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो अगर ट्रैक्टर उनको मिल जाए तो कितना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ हार्वेस्टिंग का जो मशीनरीज़ है वो अगर मिल जाए तो अभी कोरोना वायरस में बैठे बैठे फार्मर्स बहुत सारा काम कर सकते हैं, उनको लेबर का जो शॉर्टेज हो रहा है वो नहीं होगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम है फ्रेंड, जो आज के फार्मर्स फेस कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन निकाला जा रहा है और फ्यूचर एक्सपेक्ट के हिसाब से इसको निकाला, सॉल्व कर दिया जाएगा। सिक्स्थ है फ्रेंड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये कहीं भी देख लीजिए आपको कॉमनली मिल जाएगा। विंड, वाटर या फिर अदर मीन ऑफ प्रोसेस से जब सॉइल जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। अब जब भी फ्लड आता है या तबाही मचती है, जैसे उत्तराखंड में या फिर केदारनाथ में जो हुआ था हादसा, जिसकी वजह से बहुत सारे बिल्डिंगें, लोग मर गए थे, बहुत लोग का 200 से 3,000 लोग का मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स उसकी वजह से सॉइल इरोजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हुआ था हाई अमाउंट में, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पे फार्मर्स जो हैं क्रॉप ग्रो करने से कतराते हैं, मुश्किलें आती हैं उनको क्रॉप ग्रो करने में, क्योंकि वहाँ उतना मिट्टी नहीं है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉइल नहीं है। इसकी वजह से देखिए फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ, अगर आपका शरीर, कैसे बताऊँ, रुको मैं थोड़ा सोचना चाहिए फ्रेंड्स, अच्छा एग्जांपल बताना चाहता हूँ मैं। हाँ चलिए, एक कार का लेते हैं। अगर कार मिट्टी है ना, सॉरी, अगर कार आपका पेड़ है, मान लीजिए अगर कार आपका पेड़ है ना, तो पेट्रोल मिट्टी है, समझ रहे, सॉइल है। अगर सॉइल नहीं रहेगा ना, पेट्रोल नहीं रहेगा, तो क्या आपको लगता है कि गाड़ी चलेगा?
अपने सब चीज़ उसमें सब टंच है, गाड़ी में सब टंच है, टायर, इंजन, उसका नाइट्रो, सब मतलब सब चीज़ टंच है, लेकिन उसमें पेट्रोल ही ना चलेगा। वैसा ही फ्रेंड्स प्लांट भी है। प्लांट में अगर सॉइल ना रहे, अगर उसको सॉइल ना मिले तो ग्रो नहीं कर पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारे मेथड्स हैं अभी भी, जैसे कि अगर प्लांट को न्यूट्रिशन सिर्फ रिक्वायरमेंट होता है, उसका न्यूट्रिशन से प्रोवाइड किया जाए तो वो ग्रो कर सकता है आराम से, आसानी से, अच्छी तरह से। लेकिन ऐसा बात नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, आप मिट्टी पे चलते हैं तो ज़्यादा आसान होता है, पत्थर पे चलिएगा ना तो पैर टूटेगा। तो फ्रेंड्स, नुकसान हर चीज़ का होता है। सॉइल इरोजन का अभी लोगों को फार्मर्स को पता है, फार्मर्स को भी नहीं पता है, बहुत कम फार्मर्स को पता है। जो एडुकेटेड फार्मर्स हैं उनको पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि सॉइल इरोजन का क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 7th है फ्रेंड्स हमारा एग्रीकल्चर मार्केट। इसके बारे में मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स, सीधा बात मैं बताता हूँ। फार्मर जो भी अपना अनाज बेचता है तो बिचौलिए तो पैसा हजम कर ही जाते हैं उनके, उसके कम दाम में उससे लेंगे और ज़्यादा दाम में मार्केट में बेच देंगे, जिसकी वजह से बिचौलियों लोग का जो उससे बार्गेन करते हैं उनका फ़ायदा हो जाता है, लेकिन फार्मर तो सोचता ही नहीं। तो एग्रीकल्चर मार्केट को डेवलप करना पड़ेगा, उनको ये समझना पड़ेगा बिचौलियों को, या फिर उनको समझाना पड़ेगा कि जितना अमाउंट राइट है उतना ही राइट अमाउंट ऑफ क्रॉप एट राइट प्राइस फार्मर को मिलना चाहिए। तो ये सब समय रहता आएगा फ्रेंड्स, फ्यूचर में देखने मिल सकता है। ये जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स अभी है, जिनको फ्यूचर में सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि डेवलपमेंट हो सके एग्रीकल्चर सेक्टर में। 8वां है फ्रेंड्स इन एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी। देखिए फ्रेंड्स, फार्मर्स जो भी अनाज उगाते हैं ना, अब देखिए हर एक स्टेट अपना अनाज उगाता है, ठीक है, हर एक स्टेट। कुछ स्टेट को छोड़ दिए, जम्मू कश्मीर हो गया या फिर और अदर स्टेट, वहाँ पे कुछ कल्टीवेशन होती है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, बहुत ज़्यादा कम। तो फ्रेंड्स इधर आ जाइए, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये केरला, ये सब जगह पे आइए तो ये सब जगह पे आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हर एक स्टेट कम से कम अगर मान लीजिए 10 टन, कम से कम 10 क्विंटल या 10 टन भी, या एक टन, सॉरी ज़्यादा बोलते, 1 टन भी अगर मान लेते हैं वो ग्रो करता है ना एक स्टेट, तो टोटल 29 स्टेट है, चलिए 25 स्टेट को लेते हैं, तो 25 टन का क्रॉप प्रोडक्शन हुआ। अब देखिए फ्रेंड, जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 3 महीने में भी उतना खपत नहीं होगा, 3 से 4 महीने में, चलिए 1 साल ले लीजिए, 1 साल में भी 25 टन पूरे अपने पॉपुलेशन द्वारा खपत नहीं हो पाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही फार्मर्स उगाते हैं या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट उगाता है। अब देखिए फ्रेंड, इतना उगा लिया, अब मान लीजिए जितना उगाया है पॉपुलेशन के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है, अब उसको तो फ्यूचर टाइम के लिए स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, लेकिन स्टोरेज एबिलिटी हमारे इंडिया में बहुत कम है फ्रेंड, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा अनाज जो है बर्बाद हो जाते हैं किसानों के, और वो बेच भी नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से राइट टाइम में हमें शॉर्टेज होता है फूड का, और आप तो जानते हैं आत्महत्या जैसे गरीब लोग हथकंडे अपनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, वो है हमारा 9th, वो है इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट। फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा कमी है, जैसे स्टोरेज है वैसे ट्रांसपोर्ट है। अगर फार्मर राइट टाइम पे मार्केट में अनाज को नहीं पहुंचा पाया तो अनाज ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा, तो उसको नुकसान है, नुकसान है ना, उसको नुकसान होगा तो वो दुख के घेरे में आ जाएगा, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाएगा। तो अगर ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी ना हो फ्रेंड्स तो नुकसान है उसको, जो कि फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट से उसको सॉल्व किया जा रहा है। सारे स्टेट्स में या सारे विलेज में कोशिश किया जा रहा है कि फार्मर्स को राइट अमाउंट ऑफ सब ट्रांसपोर्ट मिल सके सही समय। फ्रेंड्स 10 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, 10 जो स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल है ना, वो इन 9 के 9 जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने मैंने बताया ऊपर से लेकर नीचे तक, उन सब का निचोड़ है स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल। देखिए फ्रेंड्स, इन 9 में से किसी एक का भी अगर कमी हुआ ना, किसी एक का भी, तो कैपिटल का स्कार्सिटी होगा, किसी एक चीज़ का भी। वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, स्टोरेज फैसिलिटी हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है, एग्रीकल्चर मार्केट हो सकता है, इरिगेशन हो सकता है। इन चारों में से इन 9 में से किसी एक में भी, ऊपर के जो 9 है उनमें से किसी एक में भी अगर कमी आया तो फार्मर अपना क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएगा, या फिर अपना मार्केट में नहीं पहुंचा पाएगा, या हम लोग तक नहीं पहुंचेगा।
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, फार्मर का कमाई नहीं होगा तो 15%, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एग्रीकल्चर का 15% GDP घट के 14-13 या उससे भी कम हो सकता है। तो कैपिटल पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही इंडिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन क्लिक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं भूलिएगा। और तब तक फ्रेंड्स ये डाटा बाय बाय। अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट को लेके, और मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आप लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अब हम जल्द ही सेमेस्टर 1 का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, ख़त्म होने वाला है, और कुछ ही सब्जेक्ट बचते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद ये फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं जल्दी नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। तब तक फ्रेंड्स या टाटा बाय बाय। बाय फ्रेंड्स।